हेलो बच्चों, आप लोग कैसे कैसे हैं? अच्छे हैं? ओके बेटा, अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए, है ना? बी पॉजिटिव। और अगर आप थोड़ा सा भी निराश होते हैं, लगता है कि सब्जेक्ट में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी भी नेगेटिव फीलिंग आती है, तो आप फिज़िक्स को लेकर के मेरे से टॉक कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आपको कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में मैं आपको एक अच्छा सोल्यूशन बता दूं कि फ़िज़िक्स में नेगेटिव फीलिंग अगर आ रही है तो उसे कैसे दूर करें। ठीक है? तो ज़रा भी दिक्कत हो आप मुझसे बात करें, ठीक? या फिर आप जो है अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा एक म्यूज़िक सुने, अच्छी सी म्यूज़िक सुने, मोटिवेशनल म्यूज़िक सुने। जिस म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट हो, आप अच्छा फील करते हो, वो करें, वो म्यूज़िक सुने। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी देर के लिए गैप ले सकते हैं। गैप लेना चाहिए, आधे एक घंटे का गैप ले सकते हैं, जिसमें आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। बेटा स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, थोड़ा माइंड के लिए भी ठीक रहता है, हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है। तो बेसिकली देखिए, जैसे सुबह पे थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, अपने छत पे ही वॉक कर लो, घर से बाहर मत निकलो। लेकिन हाँ, अगर कॉलोनी में है, गेट बंद कॉलोनी में है, छोटा सा पार्क आपके अगर घर के आसपास है कॉलोनी में ही, तो आप वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। थोड़ा खेलिए बेटा, थोड़ा सा खेलना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि माइंड शुड बी हेल्दी माइंड होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, तो आपको सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। और उसके बाद आप जो है थोड़ा सा घर में मम्मी पापा को टाइम दीजिए, मम्मी पापा से बातें करिए। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आप जो फील करते हैं, कोई भी चीज़ें नेगेटिव आपके मन में आती है, तो आप अपने मम्मी पापा से शेयर करें। वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे सारी चीज़ें, अच्छी बात बताएंगे, राइट डायरेक्शन आपको बताएंगे। आप जो है बहुत सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ बेटा, कि आप जो है इस टाइम पे अपना ख्याल रखें, और अगर किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग आती है तो शेयर करें, बात करें। क्योंकि देखिए, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए, मेरे को सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे फीलिंग आती है। और ये विचार आना एक इंसान के स्वभाव में होता है बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस है, इट हैपन्स। या आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोगों के साथ होता है। बट बहुत सारे लोग इससे क्या होता है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मर बनते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, अच्छा रैंक लेके आते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि वो जिसको भी अपने बहुत करीब पाते हैं, जैसे मम्मी है, पापा है, या आपके भाई बहन है, जिनके आप बहुत करीब अपने आप को महसूस करते हैं, उनसे आप बातें करें, अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग के बारे में बोले। यार मुझे फिजिक्स ना समझ नहीं आ रही है, यार मुझे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बन रही है। आप कुछ ऐसा कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए, आपको वो रास्ता बताएंगे। फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, वो शायद आपसे बोलेंगे कि सर से बात करो, कोचिंग में कॉल करो, है ना? केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो केमिस्ट्री में बात करो, केमिस्ट्री वाले सर से बात करो। यानी जब तक आप बहुत छोटे हैं बेटा, आप बहुत छोटे हैं, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत अच्छी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बशर्ते आप उसको कैसे उसको करते हैं, उस लाइफ को कैसे जीते हैं। और इसमें आपसे जो बड़े हैं, जो आपके लिए एक अच्छे गाइड कर सकते हैं, एक अच्छा गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप इस पूरी जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, इस पूरे पल को आप खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, फिजिक्स में किसी भी तरह की दिक्कत अगर आपको आए, फिजिक्स में किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग आए कि आपसे फिजिक्स नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे वो नहीं आ रहा है, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत आराम से बोल रहा हूँ बेटा, कि आप मुझसे आराम से बात करें, आपकी कमियों को मैं समझूंगा और आपकी कमियों को दूर करूँगा, है ना? मैं आपको एक अच्छा डायरेक्शन बताऊंगा, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बना दूंगा, एकदम, है ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर मिले, आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिले। ठीक है? तो खैर, हम लोग पढ़ाई करते बेटा। देखिए, वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस चैप्टर का नाम है। और वेक्टर एनालिसिस में बेटा हम लोग सबसे पहली बात तो कल कुछ नोट में करके पॉइंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाया था। पहला पॉइंट पढ़ाया था कि जब दो वेक्टर पैरेलल है
तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो हमने पढ़ा। फिर दूसरा पढ़ा जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, ये पढ़ा था बेटा। याद करो नोट में, सेकंड पॉइंट मैंने पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था। बिल्कुल पढ़ने से पहले, लेक्चर अटेंड करने से पहले प्रीवियस क्लास जो भी पढ़ाया था एक बार रिवाइज करके ही फिर अटेंड किया करो, इससे आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अच्छा बेटा, यहाँ दो वेक्टर हेड टू हेड जुड़ा है कि टेल टू टेल जुड़ा है? तो टेल टू टेल जुड़ा है। बताइए यहाँ ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ से? क्या आंसर होगा? पैरेललोग्राम लॉ से हम वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर इस साइड के पैरेलल ये साइड लिखेंगे, बनाएंगे, फिर इसके पैरेलल ये बनाएंगे, ऐसे पैरेललोग्राम बनाएंगे और डायगोनली यहाँ तक रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। कल मैंने आपको समझाया था बेटा कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा। बताइए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है? तो 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 में 2ab मल्टीप्लाई करो तो पूरा टर्म 0। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट। पहले तो बेटा मैग्नीट्यूड हमें सॉल्व करना आ गया कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्या होगा? जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्लियर? अब डायरेक्शन, तो माना कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। मैंने आपको बताया बेटा कि tan अल्फा का फॉर्मूला, देखिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसी एक वेक्टर के साथ एंगल फाइंड करना होता है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसी एक वेक्टर के साथ क्या फाइंड करना होता है? एंगल। तो मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर इज अल्फा। अब बताइए tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? समझाया था ना, इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये लिखेंगे b साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितना? 90 डिग्री। अब जिसके साथ साइन लगा उसी के साथ कॉस, a प्लस बी कॉस 90। बताया था साइन 90 डिग्री क्या होता है बेटा? 1। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये कितना आएगा? b/a। tan अल्फा इज इक्वल टू b/a। tan अल्फा इज इक्वल टू b/a। आज के बाद बेटा जब भी कभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर के केस में, ओनली इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन tan अल्फा इज इक्वल टू, इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये लिखेंगे b/a। तो tan अल्फा b/a। अगर ये बीटा एंगल बना रहा है तो tan बीटा इज इक्वल टू, बहुत सिंपल तरीके से बेटा, इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये नीचे और ये ऊपर, a/b। सिंपल कहानी है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना बेटा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। कल मैंने आपको यहाँ तक ही समझाया था। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और भी बातें सीखते हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। देखिए बेटा एक चीज़ ये समझिए, बहुत आराम से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए बेटा दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी, इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, ये बॉडी इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। मान लीजिए बेटा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। दो फोर्सेज एक दूसरे के परपेंडिकुलरली एक बॉडी पे लग रहे हैं। अगर आपसे बोलेगा बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स बताओ, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स, तो हम बोलेंगे दो वेक्टर का टेल टेल मिल रहा है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ से हम पहले, यानी पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे, मतलब पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसके पैरेलल ये साइड, इसके पैरेलल ये साइड। अब डायगोनली ऐसे करके रिजल्टेंट दिखाएंगे, ये रिजल्टेंट हुआ। अगर मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है तो हम बोलेंगे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमने पढ़ लिया बेटा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5 न्यूटन होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन।
अब बेटा यहाँ पर अल्फा एंगल मान लीजिए बना रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, डायरेक्शन के लिए बताइए क्या करें, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसके साथ एंगल बना रहा है तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको नीचे, 4/3 दिस अपॉन दिस, 4/3। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको याद रखिएगा बेटा, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, ये कोई नहीं भूलेगा, साइन 37 डिग्री 3/5 दैट इज 0.6, दैट इज 0.6, cos 37 डिग्री इज 4/5 दैट इज 0.8, साइन 37 डिग्री 3/5, जैसे आप बेटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 याद रखते हैं, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 याद रखते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 याद रखते हैं, उसी तरह से बेटा हमें कहीं भी अगर 37 डिग्री ऐसा हो तो साइन 37 डिग्री 3/5 दैट इज 0.6, cos 37 डिग्री 4/5 दैट इज 0.8, ये बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा। tan 37 डिग्री तो tan थीटा तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 3/4, tan 37 डिग्री 3/4। फिर देखिए साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री इज 4/5 दैट इज 0.8। और सुनिएगा cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री 3/5 दैट इज 0.6, tan 53 डिग्री बेटा साइन अपॉन कॉस दैट इज 5 से 5 कटेगा, 4/3। तो देखिए पहले तो ये वैल्यूज़ जो है अक्सर वेक्टर में या फिजिक्स में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आगे से भूलना नहीं है, साइन 37 डिग्री 3/5 0.6, cos 37 डिग्री 4/5 0.8, tan 37 डिग्री 3/4, साइन 53 डिग्री 0.8 यानी 4/5, cos 53 डिग्री 3/5, tan 53 डिग्री 4/3। एक चीज़ ध्यान रखो, साइन में जब एंगल छोटा है तो वैल्यू भी छोटा है, 3/5 है। कॉस में अगर एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी, कॉस में अगर एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी, tan में एंगल छोटा है तो वैल्यू भी छोटी होगी। साइन और tan का साथ रहता है, एंगल छोटा वैल्यू छोटी, एंगल छोटा वैल्यू छोटी। अब साइन 53 डिग्री 37 से बढ़ के 53 हो गया तो वैल्यू बढ़ गई, 4/5 हो गया, 0.8 हो गया। जबकि कॉस में एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। खैर आपको याद रखना बेटा, ये चीज़ें आप 1-2 बार, जाहिर सी बात है नोट्स में लिखेंगे, फिर रफ में 2-3 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। बार बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे, भूलने की भी कोशिश करोगे तो भूल नहीं पाओगे, क्योंकि बार बार इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल में कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, अपने आप याद भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अच्छा बताओ tan अल्फा 4/3 है, बताओ यहाँ एंगल कितना हो ताकि tan की वैल्यू 4/3 हो, तो देखिए tan 53 डिग्री 4/3, तो हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री विद ए वेक्टर। देखो ए वेक्टर के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको मन करा नहीं अल्फा मत बताओ, इसके साथ एंगल बताओ, बीटा बताओ, चलो तो बुद्धि लगाओ बेटा, 90 में से 30 से 53, ये 53 डिग्री है, ये पूरा 90 है, 90 में से 53 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 37 अपने आप आ जाएगा। तो एंड बीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री विद बी वेक्टर। कंसेप्ट बहुत साफ साफ है, या तो tan बीटा का फॉर्मूला लगा लो, tan बीटा इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये ऊपर 3/4, 3/4 देखिए 37 डिग्री। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर एंगल चाहे इसके साथ बता सकते हैं या इसके साथ बता सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुल मिलाकर के बेटा बहुत साफ साफ बात है कि ये आपको याद रखना है, और ये मैंने एग्जाम्पल कराया, ये भी आपको याद रखना है, सिंपल कहानी है। खैर सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से। तो बेटा दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है, ये कहानी समझ में आ गई, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कहानी समझ में आई। अब सुनिए बेटा, जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज, अगर आपसे कहे कि यार ये कोई बॉडी है ना, ये एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर बॉडी पे ऐसे लग रहा है। अच्छा बताइए रिजल्टेंट, यहाँ पर 90 डिग्री का तो एंगल है, ऐसे इस लाइन को, हेड वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, 90 डिग्री तो एंगल बना रहा है। अब रिजल्टेंट मुझे प्लॉट करना बेटा, बताओ रिजल्टेंट कैसे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर मैं ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करूँ या पैरेललोग्राम लॉ से,
तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि हम ट्रायंगल लॉ से हम रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करेंगे। क्यों लगाएंगे ट्रायंगल लॉ? क्योंकि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ पर जॉइंट है, एक ही पॉइंट पर है। रिजल्टेंट होगा पहले के टेल से दूसरे की हेड की तरफ। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जितना पैरेललोग्राम से लाया उतना ही आएगा। पैरेललोग्राम लॉ से जितना रिजल्ट, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, चाहे ट्रायंगल लॉ से डायग्राम बनाओ चाहे पैरेललोग्राम लॉ से बनाओ, डायरेक्शन भी सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो दिस है वेरी सिंपल कहानी कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा। बहुत आराम से तीसरी बात, थर्ड पॉइंट देखो बेटा, तीसरी बात समझो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। देखिए बेटा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे ये ए वेक्टर ऐसे है एंड बी वेक्टर ऐसे, एक दूसरे के क्या है बेटा? अपोजिट है। हेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन रिजल्टेंट अगर मुझे पूछा जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो देखिए अंडर रूट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितना? 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्या होगा बेटा? -1। रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 -1, माइनस आगे आ गया। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे समझदार होते तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट गया तो रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी। देख रहे हैं बेटा, यानी यहां पर दो वेक्टर का रिजल्टेंट यानी दो वेक्टर का सम करेंगे, दो वेक्टर का सम करेंगे। मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, कभी भी आपको ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अगर मैं यहां नॉलेज क्लाउड बनाऊं, ध्यान से सुनिएगा, नॉलेज क्लाउड या नॉलेज सेक्शन। नॉलेज सेक्शन ये बेटा कि नॉर्मली बच्चे जो हैं हमारे यहाँ तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं ना, बिल्कुल फिल्टर किए जाते हैं। एक बिल्कुल फिल्टर लगा है, छन्नी लगी है, उससे फिल्टर किए जाते हैं। सींग वाले, बैल वाले सब एक तरफ जाएंगे, बिना बैल वाले इंसान जो हैं वो इधर जाएंगे। सारे बैल वाले को हम एक साथ पढ़ाएंगे। तो मैंने देखा भाई अलग अलग टाइप के बिल्कुल अजीब अजब प्रकार के बैल हैं। किसी का बैल का सींग पैराबोला, किसी का सेमी सर्कल। मैंने ऐसे ऐसे बैल देखे, बड़े बड़े सींग वाले, बड़े बड़े सींग वाले बैल देखे मैंने। हाँ, बड़ा खतरनाक प्राणी देखा है मैंने। दिखने में बिल्कुल इंसान लगेगा, भोला भाला, लेकिन अगर बेटा उसको ठीक से देखोगे तो उसके पीछे जो परछाई बैल की नजर आएगी वो एक खतरनाक सींगों वाला बैल नजर आएगा, एकदम खतरनाक बैल। तो ध्यान से देखिए, मैं नॉलेज सेक्शन में क्या बता रहा हूं। अगर कभी भी आपसे बोले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ऑब्वियस सी बात है दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 180 डिग्री। जहां 180 डिग्री मिल जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको लिखना ए माइनस बी, दोनों का मैग्नीट्यूड घटाएंगे। है ना अजीब सा? यही वेक्टर एडिशन रूल की खासियत है। दो वेक्टर को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट मिलेगा। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा ए माइनस बी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस घटा देंगे बड़े में से छोटा को। ऐसा है कि ए छोटा रहेगा तो बी पहले लिख लेंगे, ए बाद में कर लेंगे।
जो बड़ा है, जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो आगे, जिसकी वैल्यू छोटी है वो पीछे। एंड वी हैव द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल। देखिए समझिए ध्यान से, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल आराम से समझो, है ना। देखिए खतरनाक प्राणियों, देखिए खतरनाक प्राणियों, देखो बेटा, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, अगर मैंने आपसे कहा ये कोई बॉडी है, जोर से बोलो, ये कोई बॉडी है। अगर मैंने कहा इधर की तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बताइए रिजल्टेंट। अगर आप कॉमन सेंस लगाएं अपने लाइफ में, ऐसा करें, एक बॉडी इधर से 4 न्यूटन से खींचे, उधर से 3 न्यूटन से, कोई भी बड़े से बड़ा बैल भी बोलेगा अरे भैया यार 4 बड़ा है 3 छोटा, ऑब्वियस सी बात है बॉडी इधर जाएगी। और कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो क्योंकि अपोजिट है 180 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1 न्यूटन का फोर्स, रिजल्टेंट इज 1 न्यूटन। और बोलेगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर डायरेक्शन कहेगा तो बोलेंगे जिधर बड़ा वाला फोर्स है 4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है। आर वेक्टर और कॉमा कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड को 1 न्यूटन। तो इस तरह से ये बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स दिखाएंगे डायरेक्शन। तो दो वेक्टर जब अपोजिट होगा, दो वेक्टर जब अपोजिट होगा तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यानी दोनों को वेक्टर सम करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस अपोजिट होना चाहिए। कितनी सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूँ, कोई लफड़ा नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। और सुनो, घबराना नहीं, इट्स मी ओनली, जोर से बोलो इट्स मी ओनली। समझो बेटा। देखिए, अच्छा बेटा एक बात समझो, बहुत आराम से समझना, बहुत इजी वे में समझना, बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ। अच्छा अगर मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है ना, मान लो ये ए वेक्टर, ये मान लो बी वेक्टर। अब मैं बोलूँ रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करो, बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे प्लॉट करोगे? पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे। यस, तो पैरेललोग्राम लॉ बनाए, पैरेललोग्राम बनाए, यूँ ऐसे, फिर इसके पैरेलल यूँ ऐसे बना लिया सर पैरेललोग्राम, डायगोनली बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, रिजल्टेंट वेक्टर ये। बहुत आराम से सुनना, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, अब मैंने कहा बेटा अल्फा और ये बीटा, ये दोनों निकालो। तो ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूँगा बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है, यानी इस फोर्स या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, लेंथ छोटा है, ये लेंथ बड़ी है, तो बता बेटा रिजल्टेंट वेक्टर, जो बड़ा मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ झुकेगा, उसकी तरफ झुकेगा बेटा। डायग्राम से सोचो ना, मैंने ऐसा ए वेक्टर बनाया, मैंने ऐसा बी वेक्टर बनाया, क्या यही केस है जिसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है? अब मैंने कहा रिजल्टेंट, तो आप ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, अब डायगोनल खींचेंगे तो ऐसे आएगा, तो ये एंगल क्या होगा? कम, और ये एंगल ज़्यादा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे बोलते हैं कि जो वेक्टर बड़े मैग्नीट्यूड का होगा रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ झुक जाएगा, यानी अल्फा छोटा हो जाएगा, बीटा बड़ा हो जाएगा। देन अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, यानी जो बड़ा रहेगा उसके साथ रिजल्टेंट वेक्टर कम एंगल बनाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है, ए बड़ा है। अगर यहां पर बोलेगा बेटा इफ ए लेस देन बी, अब की बार बड़ा कौन है? बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर इसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा, तो बीटा छोटा हो जाएगा, अल्फा बड़ा हो जाएगा। देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अगर मान लो बेटा इफ ए बराबर बी हो, ए इक्वल टू बी है, अगर ये दोनों बराबर है बेटा, ए इक्वल टू बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा, अल्फा और बीटा बराबर होगा, बल्कि ये जो एंगल होगा थीटा एंगल, दोनों वेक्टर बीच का एंगल, वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा।
नहीं समझे। जैसे मैंने कहा ये वेक्टर है ए, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और ये एंगल है 60 डिग्री। बोलेगा रिजल्टेंट बनाओ, किधर बनेगा रिजल्टेंट, कितने एंगल पे बनेगा? तो पैरेललोग्राम बनाएंगे और हम बोलेंगे सर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा, यानी ये एंगल कितना होगा 30, 60 का आधा 30, ये भी 30। यहाँ tan अल्फा का फॉर्मूला लगाने में टाइम खराब नहीं करना है, tan अल्फा का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो एंगल होगा वो आधा आधा डिवाइड होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। 60 है तो 30 30, 90 है तो 45 45। टेंशन बिल्कुल मत लो, इट्स मी ओनली, यहीं पर हो बेटा, सब समझा दूंगा। तो एंगल बराबर होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, ये थ्योरी तुरंत से न्यूमेरिकल में झट से इस्तेमाल हो जाएगा। उस समय आपको लगेगा अरे सर हाँ न्यूमेरिकल में, अरे सर आपने कराया तो था थ्योरी में ये कहानी। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो ये हम लोग को परफेक्ट होना होगा इसमें। अब सुनिए ध्यान से, मेरी बात समझिए। देखिए बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत तरीके से सुनना। अच्छा बेटा अगर मान लो, जोर से बोलो, अगर मान लो, अच्छा मैंने कहा कि दो वेक्टर है परपेंडिकुलर है, ए और दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ए है, 90 डिग्री एंगल है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। मतलब अगर मैं इसे ए वेक्टर कहूँ तो इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसे बी वेक्टर कहूँ तो इसको ए वेक्टर नहीं बोल सकता। अगर ये ए वेक्टर है तो ये वेक्टर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, ये ईस्ट की तरफ है तो ये नॉर्थ की तरफ समझो। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं, डायरेक्शन कैसे सेम होंगे जब तक दोनों पैरेलल नहीं होंगे। अच्छा तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, ओके। पहले बोला रिजल्टेंट प्लॉट करो, बोले बहुत ईजी है यार, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है। हाँ मैग्नीट्यूड बराबर है सर। यार तो फिर सीधा सीधा एंगल ना आधा आधा डिवाइड कर दो, 90 है तो 45 ये 45 ये। कोई बोले डायरेक्शन बताओ रिजल्टेंट वेक्टर की, तो बोलेंगे यार डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ 45 डिग्री एंगल या बी वेक्टर के साथ 45 डिग्री का एंगल। एंगल हमको फाइंड हो जाएगा तो डायरेक्शन फाइंड हो गया। मैग्नीट्यूड बताओ तो बोलेंगे अरे बहुत इजी, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है 90 डिग्री के एंगल होने पर, क्योंकि कॉस 90 डिग्री टर्म जीरो हो जाएगा। अब अंडर रूट ए स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखेंगे ए, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा ए रूट 2। देखिए मैग्नीट्यूड ए रूट 2, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और 90 डिग्री एंगल, तो जितना मैग्नीट्यूड दे उसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई। यानी न्यूमेरिकल में बहुत तुरंत करना होगा, फटाक से करना होगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोलेगा यार ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, 90 डिग्री का एंगल है। बोला अच्छा 90 डिग्री है, पहले तो यार रिजल्टेंट बीचों बीच बना लो, ये 45 डिग्री होगा, ओके। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो बोलेंगे यार दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल है कितना है 10 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई कर लो, हो गया आंसर। हो गया आंसर। बहुत होगा तो रूट टू का वैल्यू लिखते हैं 1.414, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 न्यूटन। लो जी हो गया जी। आप ऐसे करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, हम जल्दी से कर लेंगे, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सपर्ट होना। मैं जो आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ वो इस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकली एक्सपर्ट हो जाएंगे, बहुत सारी टाइम बचा लेंगे, बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, आपका बहुत सारा समय बचा दूंगा मैं, बस मेरे अनुसार चलो, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करो। आ रही बात समझ में? ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में लिखनी है, रफ में, फिर उसे रिवाइज करना 2 से 3 बार, तब जाके आप परफेक्ट हो जाएंगे। मैं जो आपको बताता हूँ बेटा बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देखिए सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनते रहिए, ये सब ऐसे नोट वाले पॉइंट है जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। देखिए अगर मैंने आपसे कहा दो वेक्टर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरा वेक्टर ये भी ए है, 120 डिग्री का एंगल है, आपसे बोला रिजल्टेंट फाइंड करो। ओके, पहले तो ये ऐसे पैरेलल खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे,
यों ऐसे, ये रिजल्टेंट है। देखो डायगोनली पैरेललोग्राम बनाया और डायगोनली रिजल्टेंट। ओके चलो भाई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 ए की जगह ए, और बी का मैग्नीट्यूड ए cos 120 डिग्री। कोई डरेगा नहीं, मैं यही हूँ। तो बेटा r बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड cos 120 माइनस 1/2 होता है। बहुत पहले एक ज़माना था जब मैंने आपको बताया था r बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यानी दिस इम्प्लाइज रिजल्टेंट की वैल्यू आया ए के इक्वल। अरे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल आया, अरे वाह, अरे वाह। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, 120 एंगल है, तो रिजल्टेंट ए के ही बराबर होगा। अरे वाह, है ना। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन है बेटा कि बोले कि ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है और 120 एंगल है, तो तुरंत बोला अरे वाह। क्या बोलो बेटा, अरे वाह, रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन होगा। दो बातें याद रखनी है, पहले तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, इक्वल है, और एंगल 120 डिग्री होने चाहिए। बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन आया और आपने इतना कैलकुलेशन किया तो क्या आप बहुत बड़े बैल नहीं हैं? ये सारे पॉइंट जो मैं करा रहा हूँ इससे न्यूमेरिकल आपका जल्दी बनेगा, न्यूमेरिकली आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। R इक्वल टू ए याद रखना है, सिंपल। दो चीज़ें याद रखनी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 120 डिग्री है, तो सिंपली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल। क्लियर है भाई? चलिए और सुनते हैं ईमानदारी के साथ, और सुनते हैं ईमानदारी के साथ। घबराना नहीं बेटा, मैं यही हूँ। 7th पॉइंट। अच्छा अगर मान लीजिए, बिल्कुल आराम से सुनना, बहुत प्यार से सुनते रहो एकदम। नोट में करके जो पॉइंट बता रहा हूँ इससे आपको न्यूमेरिकली क्या होंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छा बेटा, दो वेक्टर है ए और ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और 60 डिग्री का एंगल है। बताइए रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करना है, बताइए क्या करें, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ? सर ट्रायंगल लॉ। यों पैरेललोग्राम लॉ, यों पैरेललोग्राम बना दिया, यों ऐसे खींच दो। अच्छा बताओ बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट वेक्टर इसके साथ कितने एंगल बनाया? तो बोलेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो एंगल हाफ हाफ डिवाइड होगा। 60 का हाफ 30 डिग्री इधर, इसके साथ पूछेगा तो इसके साथ भी 30 डिग्री। बोला है मैग्नीट्यूड बताओ, तो R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab की जगह ए, और एंगल 60 डिग्री है बेटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। 30 मत रख देना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल रखना होता है यहाँ पर फॉर्मूले में। cos 60 डिग्री 1/2 से 2 कट गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और a इंटू ए स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर यानी a रूट 3। अच्छा ओके ओके ओके, देखो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं होगा, कंफ्यूज होगे। 120 डिग्री पर रिजल्टेंट जो दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल उसी के इक्वल, परपेंडिकुलर होगा तो a रूट 2, और यहाँ से 60 डिग्री पर दो वेक्टर होंगे तो रिजल्टेंट a रूट 3। मानता हूँ बेटा याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तो करो। नोट्स कॉपी में लिखो, थोड़ा टाइम गैप लो, फिर रफ कॉपी में उसे रिवाइज करो। एक बार लिखा, फिर गैप लिया 5 मिनट का, फिर उसी चीज़ को दोबारा लिखा। रफ कॉपी में 2-3 बार लिख लोगे, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो जाओगे। कभी भी जैसे मान लिया बोले 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, एंगल जो है 60 डिग्री है, बस तुरंत फटाक से बोलना अच्छा देखो 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 देखो, रिजल्टेंट आ जाएगा 10 रूट 3। जो मैग्नीट्यूड दिया वो लिखो इंटू रूट 3, और किसी एक वेक्टर के साथ एंगल 30 डिग्री, हो गया जी सॉल्व। हम लोग ऐसे बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कॉन्फिडेंट रहना बेटा, बी पॉजिटिव, जैसे पढ़ा रहा हो वैसे पढ़ो। अगर आपको अभी तकलीफ हो रहा है, वीडियो स्टॉप करो, टेक अ गैप, पानी पियो, थोड़ा सा आंखें बंद करो,
अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। कुछ ऐसा फील करो आंखें बंद करके, और उसके बाद वो जो लाइफ आपको जीनी है, जब आप सपना देख रहे हो तो आप पॉजिटिव होगे, बहुत पॉजिटिव माइंड में आ जाओगे। लगेगा यार यही सब तो छोटी छोटी चीज़ें जो पूछी जाती है, इनको ही तो याद रखना है भाई, क्या दिक्कत है। और देखो देखिए बेटा, 8वीं बात बहुत आराम से सुनिएगा। अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट कितना होता है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, है ना। दो वेक्टर को ऐड करने पर जो वेक्टर मिलता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़े वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत अच्छे से मेरी बात सुनना बेटा, बहुत अच्छे से मेरी बात सुनना, कंसेप्ट क्लियर होगा, आप और अच्छा समझेंगे, ध्यान से समझना। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो कॉस थीटा होता है बेटा, ये जो कॉस थीटा होता है देखिए ये क्वाड्रेंट आपको याद है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये सॉरी 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, फिर ये 360 डिग्री, एक पूरा टर्न हो गया। कॉस के साथ एक बहुत सही कहानी है बेटा। अगर आप देखो तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री -1, कॉस 270 डिग्री 0। देखिए ना, ये 1 से 0, 0 से -1, फिर -1 से 0, 0 से 1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। यहां 0, यहां 0, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कॉस 1 और -1 के बीच में होगा, 1 से बड़ा नहीं, -1 से छोटा नहीं। 1, ये 1 है और ये -1, इतने के बीच में कोई भी वैल्यू होती रहेगी कॉस की। कोई बोले कॉस की वैल्यू 2 होती है, तो नहीं भाई, कभी नहीं, नेवर नेवर, 2 नहीं हो सकती। कॉस थीटा की वैल्यू 1.5 हो सकती है, नहीं, नेवर, गलत बात, कभी नहीं। कॉस थीटा 1 से बड़ा हो ही नहीं सकेगा और -1 से छोटा हो ही नहीं सकेगा। तो बहुत आराम से सुनना बेटा, जो मैं बोल रहा हूं अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो रिप्ले कर लो और ध्यान सुनो। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कभी कॉस का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता और कभी कॉस की वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता। अगर बेटा कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू जो कि कितनी होती है 1, अगर मैं यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू रख दूं, सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियस से बात है आर की बड़ी वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आपसे बोले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, आर की मैक्सिमम वैल्यू, तो बताओ बेटा मैक्सिमम के लिए कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू 1 रख दो, तो आर मैक्स कितना आएगा बेटा, दिमाग लगाओ, थोड़ा खोपड़ी लगाओ। 1 रखोगे तो 2ab इंटू 1 2ab रहेगा, ये गायब हो जाएगा, ऐसा समझो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आएगा a प्लस बी। देखिए अगर आपसे कभी पूछा जाता है मैक्सिमम रिजल्टेंट, यानी दो वेक्टर को ऐड करने पर तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिला, रिजल्टेंट वेक्टर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी, अलजेब्रिक एडिशन a प्लस बी। और कब करते बेटा, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है ना। देखो ना, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, cos 0 डिग्री 1 होगा, तो रिजल्टेंट अपने आप मैक्सिमम होगा। ध्यान से अभी मेरी बात समझो। अगर मिनिमम रिजल्टेंट कहता बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, तो कॉस की सबसे छोटी वैल्यू रख दो यहां,
कॉस की सबसे छोटी वैल्यू, कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू -1, तो आर मिनिमम, दिमाग लगाओ बेटा, कॉस की सबसे छोटी वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यहाँ सोचो माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी मिनिमम वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी। और दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो सबसे कम होगा a माइनस बी, और कब होगा, जब कॉस की वैल्यू -1 होगी, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो वेक्टर जब अपोजिट होता है सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट बहुत बड़ा आएगा, अपोजिट होगा तो रिजल्टेंट बहुत छोटा आएगा। यानी वी कैन से किसी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट होता है वो अधिक से अधिक a प्लस बी होगा और कम से कम a माइनस बी होगा। तो वेक्टर का रिजल्टेंट a प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम a प्लस बी और कम से कम a माइनस बी। आगे बात समझ में बेटा? तो हमने आज आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करा, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज होने चाहिए। कल इसमें और भी बातें करेंगे, कल न्यूमेरिकल भी करेंगे, जम के करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।